हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशा साइंस ट्रिक में। मैं निशा सैनी। आज है संडे स्पेशल बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में। करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके की रामबाण बुक के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, जिसकी बात करते हैं क्रोनोलॉजी वही है जिसने पता नहीं कितने बच्चों को क्या दिला चुके सफलता, यानी कई एग्जामों में क्लियर करवा चुकी है। चाहे आरएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पटवार हो, रिट हो, यानी कि स्टेट की कोई सी भी एग्जाम हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। इससे बाहर कुछ नहीं आता है, आप सभी को पता है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक को अपन पूरी डिटेल से करने वाले हैं। ये जुलाई की बात करते हैं, जुलाई 2021 की बात करते हैं। उसके पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। स्टेट की नियुक्तियां हो, चाहे किसी की भी नियुक्तियां हो, सारी की सारी नियुक्तियां अपने कंप्लीट पढ़ने वाले हैं विद डिटेल से। ध्यान रखिएगा, इसकी जो डिटेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो प्लीज सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अपना फर्स्ट क्या है, निर्वाचन व नियुक्तियां। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन व नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियों की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यवाहक किसको नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। किसको? सुरेश एन पटेल को। ये है सुरेश एन पटेल। इनको किस में नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल बात करते हैं। सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें संजय कोठारी, जिनका कार्यकाल 23 जून 2021 को समाप्त हो गया था, के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति तक इस पद पर बने रहेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, सुरेश एन पटेल को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिए, संजय कोठारी के स्थान पर नियुक्त किया गया। संजय कोठारी की बात की जाए तो जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ था 23 जून 2021 को। अब देखो, इस क्रोनोलॉजी की खास बात यह है कि आपका ये करंट तो तैयार करेगा ही करेगा, साथ में स्टैटिक भी कंप्लीट तैयार कर देगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या होता है, उसके डिटेल बात कर लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता क्या है? तो देखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का नेतृत्व सीवीसी करता है। ठीक है, जिसमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में श्री पटेल आयोग में एकमात्र वीसी है। श्री पटेल की बात की जाए, ये सुरेश एन पटेल की बात कर रहे। ठीक है, सीवीसी को सरकार द्वारा फरवरी 1964 के संस्थानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। संसद द्वारा अधिनियम केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। सीवीसी किसी भी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं है, यह स्वतंत्र निकाय है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखो, इस केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है क्या? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान इसका जो आयोग के में वीसी है कौन, तो आपको याद रखना सुरेश एन पटेल है। अब बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा फरवरी 1964 में हुई थी। ठीक है, और कौन सी समिति की अध्यक्षता में की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, संस्थानम समिति की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, और ये जो संस्थानम ये है वो किस में? भ्रष्टाचार निरोध समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, अब इसकी बात की जाए, ये इसको संविधान में किस अकॉर्डिंग दर्जा दिया गया? तो ध्यान रखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होने वाली है। तो इस तरीके से मैंने सीवीसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है। यही तो खास बात है इस क्रोनोलॉजी बुक की कि इसके अंदर करंट के साथ साथ में स्टैटिक कंप्लीट कवर हो जाता है आपका। ठीक है, उससे रिलेटेड पूरी की पूरी न्यूज। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड आपके पास में क्या जाती है? तो फर्स्ट न्यूज हो गई। सेकंड बात करते हैं, ओटीटी सेवाओं की सामग्री से जुड़े शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे न्यायमूर्ति AK सीकरी। ध्यान रखना, सीकर से याद रखना, सीकरी। किसके अध्यक्ष चुने जाएंगे? ओटीटी सेवाओं की सामग्री से जुड़े शिकायत निवारण बोर्ड के, सीधा का सीधा क्वेश्चन है, शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिए, न्यायमूर्ति AK सीकरी को नियुक्त किया है। अभी अपन ने एक देखी थी किसकी, सीवीसी के बारे में देखी, जो किसको नियुक्त किया गया? सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया, जिसमें कितने सतर्कता आयुक्त होते हैं? केवल 2 होते हैं। यहाँ पर अगली बात करते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया
IAMAI ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अर्जन कुमार सीकरी को डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद के शिकायत निवारक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। सीधा ये भी आ सकता है GRB का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो न्यायमूर्ति AK सीकरी को बनाया गया है। शिकायत निवारण बोर्ड किसी भी DPCGC सदस्य को वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं से संबंधित सामग्री संबंधित शिकायतों का समाधान करेगी। इस समय 14 OTT सेवा कंपनी DPCGC की सदस्य है। सीधा क्वेश्चन आता, कितनी OTP कंपनी है जिनके अंदर बात की जाए तो कौन सी आ जाएगी, अमेजन आ जाएंगे, आल्ट बालाजी आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, बुक माई शो आ जाएगा, स्टीम आ जाएगा, इराको नाउ आ गया, फायरवर्क्स TV, हाईचोट, ये बहुत सारे इस तरह टोटल कितनी कंपनियों का नाम याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कितनी सेवाओं को कितनी कंपनियां सेवाएं दे रही है, तो 14 कंपनियां, ठीक है। आपको इसमें पूरा का पूरा इतना याद रखें। GRB का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है, AK सीकरी, ठीक है। कौन है, AK सीकरी बनाया गया। चलिए अब बात करते हैं अगले थर्ड की बात करते हैं। तीसरी नियुक्ति कौन सी हुई थी, अपन ने अभी तक 2 नियुक्तियां पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, आपको वीडियो को बाद में रिवाइज करके देख लेना है। पहला अपन ने सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया, किसको, सुरेश एन पटेल को। दूसरा GRB का किसको चुना गया है, न्यायमूर्ति AK सीकरी को। अगली बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनूप चंद्र पांडे नए चुनाव आयुक्त बने हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिए अनूप चंद्र पांडे को, मिक्स मत कर देना। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो कौन है, ये रहे, देखो शक्ल देख लो अच्छे से इसकी, सुरेश एन पटेल जी को नियुक्त किया गया, जबकि नए चुनाव आयुक्त कौन है, अनूप चंद्र पांडे हैं। तो चलिए बात करते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को देश का चुनाव आयुक्त जून 2021 के पूर्वार्ध में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अनूप चंद्र पांडे अभी 2 वर्ष पूर्व ही मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, अनूप चंद्र पांडे ने अपना कार्यभार 9 जून 2021 को ग्रहण किया। इस पद पर इनका कार्यकाल फरवरी 2024 तक रहने वाला है, ठीक है। 3 सदस्य चुनाव आयोग में सुशील चंद्रा मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर आसीन है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त में राजीव कुमार है। आपको ध्यान रखना, अब यहाँ क्या क्या चीजें याद रखनी है कि नए चुनाव आयुक्त कौन है, अनूप चंद्र पांडे हैं, जो पहले कहाँ के थे, ध्यान रखिए, कहाँ के IAS अधिकारी थे, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 1984 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी थे, ठीक है। इनको नियुक्त कब किया गया, जून 2021 में किया गया, ठीक है। अनूप चंद्र पांडे की अभी 2 वर्ष पूर्व कहाँ के सचिव रह चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने अपना कार्यकाल कब स्टार्ट ग्रहण किया है, 9 जून 2021 को इन्होंने अपना कार्यकाल स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जिनका कार्यकाल समाप्त कब होगा, फरवरी 2024 तक इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ बात कीजिए, चुनाव आयुक्त में कितने सदस्य, 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा है, कौन है, सुशील चंद्रा है, ये आपको ध्यान रखना। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा है, ठीक है। इसके अलावा जबकि अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है, ठीक है, राजीव कुमार हो गए। ये बात थी इसके बारे में कंप्लीट। अब बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको पता, चाहे आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, ध्यान रखिए, स्पेशली पटवार में ये टॉपिक दे रखा है, इस यहाँ से पटवार वालों को तो रट लेना इस चीज को। अभी मैं बात करती हूँ भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसकी पूरी डिटेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरा स्टैटिक जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त व अर्ध न्यायिक संस्थान है। क्या है, स्वायत्त व अर्ध न्यायिक संस्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पटवार में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आपको पता है ये वाला टॉपिक जो है, जो RS वाली एग्जाम लगी थी वहां पर भी आ चुका है कि जो आपकी निर्वाचन आयोग है वो कैसी संस्थान है, 4 ऑप्शन थे, उसमें थोड़ा डिटेल से आएगा, ठीक है। तो ये एक स्वायत्त व अर्ध न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रतिनिधि संस्थानों में से प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया है, ठीक है। ये कुछ नहीं याद रखना, बस आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना, स्वायत्त व अर्ध न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है।
ठीक है। देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ध्यान रखिएगा कौन है, सुकुमार सेन है। कौन है, सुकुमार सेन, ये बात ध्यान रखना है। और संविधान के कौन से भाग में चुनाव आयुक्त के बारे में बता रखा है, भाग 15 में बता रखा है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 324 से 329 में संबंधित है। 324 से 329 किससे संबंधित है, आर्टिकल 324 से 329 किससे संबंधित है, भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचक आयुक्त व अन्य निर्वाचक आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, ये बात ध्यान रखना, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिनका कार्यकाल या तो 6 साल होगा। अगर इनकी आयु 6 साल पहले 65 वर्ष हो जाती है तो इनको क्या कर दिया था, सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा 6 साल है, 5 साल मत करके ना तुक्का लगा रहे, सबका 5 ही है, 5 नहीं है, 6 साल होने चाहिए। या तो 6 साल हो जाए कंप्लीट, या 6 साल होने से पहले उनको 65 साल हो जाए, ठीक है, तभी वो क्या हो जाएंगे, उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अपने इनको दूसरा कैंडिडेट है उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। चुनाव आयोग प्रारंभ से बहुसदस्य निकाय नहीं था। जब 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, कब, 1950 में, तो ये एक सदस्य निकाय था। फिर क्या हुआ था, 15 अक्टूबर 1989 तक इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से जनवरी 1919 तक 3 सदस्यीय निकाय बन चुका था, जिसमें RVS पेशी शास्त्री मुख्य निर्वाचक आयुक्त, एस धनोआ और VS सेगल निर्वाचन आयुक्त थे। जबकि अगर बात करें वर्तमान की देख लो आप, तो 1993 से लेकर अभी तक कितने सदस्य चल रहे हैं, यहाँ पर 3 सदस्य निकाय है। अभी वर्तमान में कितने, 3 हैं। आपको इतना याद रखना है, भारतीय निर्वाचन आयोग एक कौन से स्वायत्त व अर्धशासी अर्धन्यायिक संस्थान है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। सबसे पहला चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया था, सुकुमार सेन को नियुक्त किया गया था। संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया। आर्टिकल 324 से 329 तक किससे संबंधित है, भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। कार्यकाल की बात की जाए, या तो 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष की आयु हो जाए, जो भी पहले पूर्ण होगी तभी इनको पद तक रह सकते हैं, ठीक है। ये थी आपकी भारतीय निर्वाचन आयोग की। प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है लेडीज, बहुत इंपॉर्टेंट घटनाओं की बात करते हैं। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति निमहांस की निदेशक नियुक्त की गई है। किसकी, निमहांस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। निमहांस क्या है अभी बात करेंगे, ठीक है। किसको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, ठीक है। तो बात करते हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, निमास। निमास का पूरा फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो क्या है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जो कहाँ की है, बेंगलुरु की प्रोफेसर और HOD डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को इस संस्थान का निदेशक जून 2021 में नियुक्त किया गया है। कब किया गया, जून 2021 में नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल 18 जून 2021 से प्रभावी होगा। ये इनकी फोटो है, देख लो, बहुत ही अच्छी लग रही है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इनकी बात करते हैं, वह इस पद पर 65 वर्ष या अगले आदेश जो भी पहले हो तब तक रहेगी, ठीक है। यानी कि निमास में अगर बात की जाए, इसकी पूरी बात, डॉक्टर प्रतिमा को किसका निदेशक नियुक्त किया गया, निमास का किया गया। कब इन्होंने पद ग्रहण किया है, तो ध्यान रखिए 18 जून 2021 को इन्होंने पद ग्रहण कर लिया था। इनका कार्यकाल कितना साल तक रहेगा, तो ध्यान रखिएगा इस पद पर 65 वर्ष या अगले आदेश तक, या तो 65 साल हो जाए पूरे, या फिर जब तक नया आदेश नहीं आ जाए तब तक ये रहेगी। अब बात कर लेते हैं निमास है क्या ये, तो इसकी पूरी डिटेल बात करते हैं निमास के बारे में। राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं स्नायु विज्ञान संस्थान बेंगलुरु स्थित एशिया से के सम्मानित मानसिक संस्थानों में से एक है, ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो, इसको क्या बोलता है, निमांस, मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका के क्षेत्र में बहु क्षेत्रीय संस्थान है। 27 दिसंबर 1974 को पूर्व मानसिक अस्पताल और अखिल भारतीय मानसिक संस्थान का एकीकरण कर यह स्थापित हुआ था। ध्यान रखिए 1974 को ये दो जो है ना, ये मिलकर निमास का निर्माण किया गया है। तो ये तो हो गई थी अपनी राष्ट्रीय नियुक्तियां। अब बात करते हैं जो भारतीय मूल के है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है देश विदेश की घटनाओं की बात करते हैं, विदेशों की बात कर लेते हैं। जो भारत में, भारत के जो नागरिक अपना झंडा फहरा रहे हैं, कहाँ पर,
पर भारत की पहचान विदेशों तक नियुक्त कर रहे, पहचान फैला रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सत्य नडेला जी आ चुके हैं। हालांकि आपको पता है सत्य नडेला जी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि करंट अफेयर में इनकी अभी बात चल रही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में मैंने बताया था, $500 मिलियन का किया ना अभी समझौता, उसके बारे में डिटेल बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय मूल के माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को अब इस कंपनी का नया चेयरमैन जून 2021 में नियुक्त किया गया है। इस पद पर नडेला ने जॉन थॉम्पसन का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? जॉन थॉम्पसन का स्थान लिया है। थॉम्पसन अब माइक्रोसॉफ्ट में प्रमुख स्वतंत्र निदेशक रहेंगे। ठीक है, थॉम्पसन वर्ष 2014 में बिल गेट्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने थे। किसके बाद में? ध्यान रखिए, बिल गेट्स के बाद में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन बने थे? यही बने थे। ठीक है, अब बात करते हैं, उल्लेखनीय है कि सत्य नडेला वर्ष 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे। इसके बाद में लिंकडल कम्युनिकेशन और जिकमैक्स जैसी कई कंपनियों के अरबों डॉलर के अधिग्रहण से सत्य नडेला की अहम भूमिका रही है। आपको इतनी कुछ नहीं याद रखना, आपको तो बस इतना याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन है? सत्य नडेला, जो भारतीय मूल के हैं। ये बहुत ही गर्व की बात अपने के लिए। तो चलिए बात करते हैं, अगली नियुक्ति की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये सत्य नडेला तो कहीं मिल ही जाएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि फिलहाल हाल ही में सुर्खियों में सबसे ज्यादा जो चल रही है ना, अभी जुलाई के अंदर सबसे ज्यादा जो चल रही है ना, वो आपकी ये चल रही है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में चल रही है। तो चलिए आगे बात करते हैं, अगली नियुक्ति की बात करते हैं। जस्टिस महमूद जमाल कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के लिए नामित। जस्टिस मोहम्मद जमाल, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखना, जस्टिस महमूद जमाल को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिए नामित किया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री, पूरी डिटेल बात करते हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस लुडो ने भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिए नामित किया गया है। ठीक है, वह देश के सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बनेंगे। इंपॉर्टेंट चीज भाई ध्यान रखिएगा। वैसे ही आपको पता, श्वेत अश्वेत के लिए तो क्रांतियां चलती रहती है। ओबामा को जानते हैं, जिन्होंने अश्वेतों के लिए क्रांति चलाई थी अमेरिका में। सबसे लोकप्रिय अमेरिका के राष्ट्रपति रहने वाले थे कौन? ओबामा जी। ओबामा जी जब आए थे तब भी भारत में बहुत सारे क्वेश्चन उनके बने थे। तो आपको ये जस्टिस महमूद जमाल के बारे में याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहले अश्वेत व्यक्ति बने हैं, ध्यान रखिएगा। जस्टिस महमूद जमाल सर्वोच्च न्यायालय से 1 जुलाई 2021 को निर्वाचित हो रही रोजल लिबरमैन अम्बेला का स्थान लेगा। किसके स्थान लेंगे? ध्यान रखिएगा, रोजली सिल्बरमैन अबेला का स्थान लेंगे, जो कि स्वयं ही कर्नाटक के सर्वोच्च न्यायालय की पहली शरणार्थी और पहली यहूदी महिला थी। कौन सी थी? ये पहली यहूदी महिला थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय की 2 कहानियां। तीसरी बात करते हैं, मोंटेग सिंह अहलुवालिया विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह के सदस्य नामित किए जाएंगे। जो भी बैंक के प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज इसको रट लेना, मेरे कहने पर याद कर लेना। देखो फोटो बड़ी प्यारी है इनकी, फोटो देखो कितनी अच्छी सी है। मोंटेगू सिंह अहलुवालिया, मोंटेगू सिंह अहलुवालिया कौन है? मोंटेगू सिंह अहलुवालिया की बात की जाए, इनको किसमें? विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह के सदस्य नामित किया गया कोविड महामारी के कारण। चलिए बात कर लेते हैं, पूरी डिटेल बात करते हैं। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेगू सिंह अहलुवालिया को जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न दोहरे संकट के बीच विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, अभी देखो एक तो कोविड चल रही है, ठीक है, दूसरा क्या है? ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन हो रही है। तो दोनों के दोनों संकटों के बीच में किसने भाई? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों ने मिलकर किसका? एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया? मोंटेगू सिंह अहलुवालिया को नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं, आगे डिटेल बात करते हैं, इन्हीं की पूरी डिटेल बात करते हैं। समूह का नेतृत्व विश्व बैंक के विकास नीति और भागीदारी के प्रबंध निदेशक मारी पंगेस्तु, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लॉर्ड निकोलस स्टर्न और IMF के निदेशक रणनीति सेला
सेला द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। आईएमएफ की आर्थिक सलाहकार और अनुसंधान विभाग की निदेशक गीता गोपीनाथ समूह के सदस्य के रूप में एक है। ठीक है, अन्य सदस्यों में अनुसंधान संस्थान, सरकारों, निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञ और आईएमएफ और विश्व बैंक के अधिकारी शामिल होंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन ये इंपॉर्टेंट घटना है आपके लिए, बस ये बात याद रखना है, क्योंकि आपको पता है अगर आपके पास में कॉप का आएगा, कॉप 25 या 26 के बारे में आएगा, कॉप के बारे में बताइएगा आप मेरे को थोड़ा, क्योंकि देखिएगा अभी जो आपकी ये एग्जाम लगेगी ना, अभी जो आरवीएनएल में विद्युत विभाग में वैकेंसी निकली थी, वहां पर ये क्वेश्चन बनने की संभावना इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो इसको नोट कर लीजिएगा जो भी राजस्थान के तैयारी कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए 15 जून को विश्व बैंक समूह और आईएमएफ द्वारा उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का गठन किया गया था। ठीक है, मेन इसका करने का ही रीजन, गठन ही क्यों किया गया था, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी के कारण। अगली नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। सारी नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, तो प्लीज पूरे वीडियो को देखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दें, स्किप कर दें। ठीक है, यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता आपको क्रोनोलॉजी, मैं आपको कंप्लीट क्रोनोलॉजी करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए, के नागराज नायडू, ये भाई नाग जी महाराज आ गए हैं। ठीक है, कि अभी देखो शिव भाई कौन से शिव जी के दिन चल रहे हैं, वैसे आपको पता सावन के दिन चल रहे हैं। ठीक है, और शिव जी की मेहर है, तो यहाँ पर ये करो दुआ कि ये एग्जाम में आ जाए। ठीक है, नाग जी के नागराज नायडू यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख नियुक्त किए गए। किसके? यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? ध्यान रखिएगा, के नागराज नायडू यानी कि नाग जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय विदेश सेवा सरकारी अधिकारी के नागराज नायडू को अगले 1 साल के लिए, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए शेफ-डू कैबिनेट, कौन सा? शेफ-डू कैबिनेट चुना गया है। शेफ-डू कैबिनेट फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? मुख्य सहायक या निजी सचिव। क्या मतलब होता है? निजी सचिव होता है। ठीक है, मालदीव के विदेश मंत्री और क्षेत्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट चुने गए अब्दुल्ला शाहिद ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। अगले 1 वर्ष तक के नागराज अब्दुल्ला शाहिद के सहायक के रूप में तैनात कामकाज करेंगे। आपको इतना याद रखना, यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? अपने भारतीय मूल के कौन? के नागराज नायडू नियुक्त किए गए। इनको नियुक्त किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, इनको किस पद पे? जिसको क्या बोलते हैं? शेफ-डू कैबिनेट चुना गया है। ठीक है, प्रमुख या जिसको क्या बोल सकते हैं? सहायक या निजी सचिव को क्या बोलते हैं अपन? शेफ-डू कैबिनेट बोलते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर मान लो कि आरएस में आईएएस में आ जाए शेफ-डू कैबिनेट के बारे में कुछ बताइए, तो 2-4 लाइनें आप ये वाले लिख सकते हो। ठीक है, और ध्यान रखना ये आरएस के लिए तो एकदम रामबाण है। जितने भी मैंने देखो वीडियो देखे हैं अभी तक, जो भी टॉप रैंक पे स्टूडेंट रहे हैं, आरएस टॉप की है जिन्होंने, उनका भी यही कहना है कि क्रोनोलॉजी सबसे बेस्ट है। उन्होंने जीके के लिए, करंट के लिए और स्टैटिक जीके के लिए मेन क्रोनोलॉजी को यूज किया है। तो इसी की बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। ये किसके सचिव, सहायक सचिव रहेंगे? तो ध्यान रखिएगा ये किसके रहेंगे? ये कहाँ गए आपके? अब्दुल्ला शाहिद के रहेंगे। ठीक है, अगले बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो देखो अभी एग्जामों में इतनी बार आ चुका है कि दोबारा भी आने की संभावना है, क्योंकि जब इन्होंने क्यूआर कोड इस्तेमाल किया था, कौन? रणजीत सिंह दिसाले का नाम आते याद रखना। विश्व मतलब जहाँ शिक्षा की बात आएगी तो किसका नाम आएगा? रणजीत सिंह दिसाले का नाम आएगा। हाल ही में एग्जाम लगी थी ना एसएससी की, एसएससी जेईई में भी रणजीत सिंह दिसाले का क्वेश्चन पूछा जा चुका था। ठीक है, अब दोबारा इनके बारे में याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं, रणजीत सिंह दिसाले विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए। पहले इनका क्वेश्चन ये बन रहा था क्यूआर कोड, एनसीईआरटी में क्यूआर कोड कौन लाने वाले थे? ये भाई साहब जिनका नाम क्या? रणजीत सिंह दिसाले। अभी इनको हाल ही में किस पद पे नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो चलिए बात करते हैं रणजीत सिंह दिसाले के बारे में, पूरी डिटेल बात करते हैं। वर्ष 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित रणजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से 2024 की अवधि के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें लड़कियों की शिक्षा और क्यूआर कोड पुस्तकों के अभियान को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैंने अभी आपको बताया था, इन्होंने जो एनसीईआरटी की पुस्तक है ना, उसमें क्यूआर कोड आपको देखना है। क्यूआर कोड तो देखो मेरे पास एनसीईआरटी की बुक भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, ये आपको मैं पढ़ाने वाली थी। देखो एनसीईआरटी में क्यूआर कोड ये रहा,
ठीक है। डिजिटल पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बताया ना, QR मोबाइल कोड में पाठ्यक्रम कैसे देखिए, पूरी डिटेल बता रखी है। किसने संबंधित है, किसने लगाई है, रणजीत सिंह दिसाले का आइडिया था ये, ठीक है। किस तरीके से आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वापस मेरे वाले पे आ जाती हूँ। मैंने आपको NCERT के बारे में QR कोड भी बता दिया, ठीक है। तो प्लीज़ अभी तो लाइक करिएगा, कम से कम मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो पे आप कम से कम 1000 लाइक तो करें, और कम से कम 10 बच्चों को क्लास को शेयर करना है, क्योंकि किसी की हेल्प हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। तो ग्लोबल टीचर से अवार्ड से सम्मानित कौन थे, रणजीत सिंह दिसाले थे। ध्यान रखिएगा, इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पिरेतवाड़ी के दिसाले 11 अन्य लोगों के साथ विश्व बैंक के हाल ही में शुरू किए गए ग्लोबल कोच कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श बोर्ड से जुड़ेंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, कितने अन्य और लोग हैं, 11 अन्य लोगों के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य याद रखना, हर परियोजना का यहाँ पर एक ही उद्देश्य आया, कौन सा, शिक्षा व्यावसायिक विकास में सुधार करके देश को सिखाने में तेजी लाने में मदद करना। शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को शिक्षक सीखने के लिए तेजी लाने में करना। अब कुछ छोटे छोटे से नियुक्तियां जो आपको बस याद रखनी है, नॉर्मल पता होना चाहिए। अभी मैंने जितनी बड़ी जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा एग्जाम में बनने वाली थी वो सारी बता चुकी हूँ। चलिए आगे बात, देखो मैंने बहुत मेहनत की, मैंने खुद ने इस बुक को 2-3 बार पढ़ा है पूरा, फिर आप लोगों के लिए पूरा मैटर तैयार किया है कि मैंने सोचा कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य नियुक्ति। राष्ट्रीय के बाद जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर OnePlus जून 2021 में किया गया। ध्यान रखिए, स्मार्टफोन कंपनी OnePlus ने पहनने वाले उत्पाद OnePlus वॉच OnePlus ब्रांड के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किसको किया है, जसप्रीत बुमराह। आपको याद रखना है, जो भी पहनने वाली वॉच होती है ना, ध्यान रखिए OnePlus की जो भी वॉच वगैरह आती है, कोई भी प्रोडक्ट आता है उसका उसको मतलब एम्बेसडर किसको बनाएगा, ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं डॉक्टर तड़ांग मीनू, नाम बहुत अच्छा है, ठीक है। डॉक्टर तड़ांग मीनू अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य नियुक्त 2021 में। तो ये आपकी क्या हो गई, पूरी की पूरी कंप्लीट। इसके बाद में आगे होता है, इस पद पर नियुक्त होने वाली अरुणाचल प्रदेश की यह पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला है। ध्यान रखिएगा, बात की जाए डॉक्टर तड़ांग मीनू, कौन है, डॉक्टर तड़ांग मीनू, अरे मीनू, ठीक है। डॉक्टर तड़ांग मीनू की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की तो पहली महिला है, लेकिन भारत की कौन सी महिला है, दूसरी महिला। ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मुकेश शर्मा, WHO ने मानद सदस्य नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। किसकी, मुकेश शर्मा की गई है। अगली बात करते हैं अजय पुरी की बात की जाए तो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI का अध्यक्ष किसको चुना गया, अजय पुरी को चुना गया, ठीक है। चलिए अगले बात करते हैं भारतीय रिजर्व डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया, महेश कुमार जैन को डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक ने नियुक्त किया। अब इनका कार्यकाल मतलब पुनः नियुक्त हुए, ये बात ध्यान रखना, इनको पुनः नियुक्त किया गया जून 2021 में। इनका कार्यकाल जून 2023 तक रहेगा। वर्तमान में अन्य डिप्टी गवर्नर कौन है, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और AB शंकर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आगे। MR कुमार भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष पुनः किसको नियुक्त किया गया, तो ध्यान रखें MR कुमार को। चलिए बताइए, भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है, कल वाली क्लास के बारे में कमेंट करिएगा। अभी प्रेजेंट का क्वेश्चन है ये, जल्दी से कमेंट करिएगा किसने किया है। तो MR कुमार को भारतीय रिजर्व बीमा निगम का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, 23 मार्च 2022 तक। ये जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, बैंक वाले बच्चे इसको रट लेना, ठीक है। हालांकि जो पटवार वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अभी जो समझौता किया है ना भारतीय रिजर्व बैंक ने, अभी एक क्या चलाई है, अपना एक नया लॉन्च किया है, ध्यान रखिए, जो इसके अंदर क्या बच्चे भी शामिल हो गए। एक LIC चलाई है, बताइएगा उसके बारे में पूरी डिटेल, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया उसको, जिसने देखा उसको पता है। चलिए बात करते हैं आगे। वाइस एडमिरल राजेश पेंदरकर महानिदेशक नौ सेना संचालन बनेंगे, ठीक है। संजीव नंदन सहायक कौन से, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB
का अध्यक्ष बनाया गया इनको। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत में एक वैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का मतलब मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हो गई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मूल से संबंधित बात होगी। अभी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में ज्यादा कुछ नहीं है, खास 2-4 चीजें याद रखनी है। देखो दे रखी तो हालांकि पढ़ाना मेरे को कंप्लीट है, लेकिन आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वो 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मालदीव से ले लेते हैं। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। कौन से, मालदीव के विदेश मंत्री किसको, अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। चलिए इनकी पूरी डिटेल बात करते हैं। ये है अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है, अब्दुल्ला शाहिद जी हैं। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद महासभा के सितंबर 2021 में शुरू होने वाले 76वें सत्र के अध्यक्ष होंगे। कौन से सत्र के, 76वें सत्र के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। किस तरफ से, मालदीव की तरफ से, ठीक है। उन्होंने अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री जलमई रसूल के विरुद्ध 3/4 बहुमत हासिल किया है। इस चुनाव में संयुक्त राष्ट्र संघ के 191 सदस्यों ने मतदान किया था। कितने सदस्यों ने मतदान किया, 191 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें से अब्दुल शाहिद को 143 मत मिले हैं, जबकि अफगानिस्तान के जलमई को कितने मिले, 48 मत ही मिले, ठीक है। पहली बार होगा जब मालदीव का कोई प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि पहली बार होने वाली है। जब पहली बार होता है तो वो इम्पोर्टेंट ही है भाई, बार बार में हो तो वो इम्पोर्टेंट बात नहीं बनती है। तो पहली बार जब भारत का ही नाम याद आता है, मालदीव का कोई प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर हासिल होगा। ये ऐसी घटना पहली बार हो रही है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। इस पद हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 अलग-अलग क्षेत्रों, कितने, 5 अलग-अलग क्षेत्रों, अफ्रीकी, एशियाई प्रांत, पूर्व यूरोपीय, लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई क्षेत्र तथा पश्चिमी यूरोप व अन्य देशों से बारी बारी से एक व्यक्ति का चयन प्रतिवर्ष जून माह में किया जाता है, ठीक है। इस बार 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में एशियाई प्रांत समूह की बारी थी। किसकी थी, एशियाई प्रांत समूह की बारी थी, जिसमें मालदीव का चुना गया, ठीक है, मालदीव के, ठीक है। महासंघ का मौजूद 75वें सत्र जो सितंबर 2020 में शुरू हुआ था के लिए टर्की के वोल्कन बोल्जिकर पश्चिमी यूरोप व अन्य क्षेत्रों से चुने गए थे। पहले कौन चुने गए थे, वोल्कर चुने गए थे टर्की के, ठीक है। अभी कौन है, मालदीव के कौन, अब्दुल्ला शाहिद चुने गए हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है कि क्या है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा संघ की बात कर लेते हैं, क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्यों, कितने सदस्य इसके अंदर, 193 सदस्यों में अर्जेंटीना, इक्वाडोर व नाइजीरिया ही 3 ऐसे देश है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता का अवसर 2 बार प्राप्त हुआ है। कितने, 2 बार अवसर प्राप्त किन किन को हुआ है, ध्यान रखिए, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और नाइजीरिया को बना है। सिर्फ 3 ही है, टोटल सदस्य कितने, 193। भारत को महासभा की अध्यक्षता का अवसर 1953 में मिला। तो कब मिला था, 1953 में, ठीक है। 1952 की बात की जाए तो अपने क्या हो गए थे भाई, लोकसभा चुनाव हो गए तो उसके बाद में मिला, ठीक है। आप याद रखना, बताना आपको पूरा। जब भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्षता बनी थी। अगर सीधा पूछ ले भारतीय मूल की कौन सी महिला बनी थी, कौन बना था, तो ध्यान रखिए जिनका नाम क्या है, विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। कौन से सत्र की, 8वें सत्र की। अभी कौन सा सत्र चल रहा है, ध्यान रखिए, 76वां सत्र। 76वें सत्र की कौन बने, अब्दुल्ला शाहिद जी बने। कौन बने, अब्दुल्ला शाहिद जी बने, ठीक है। अभी भारत की बात कर लेते हैं, 8वें सत्र में भारत बना था, ठीक है, भारत बना था, अध्यक्षता की थी। और भारत की भी तरफ से किसने की थी, विजय लक्ष्मी पंडित ने की थी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत की और फिर भी पहली है, तो बहुत गर्व की बात अपने लिए ये, ठीक है। वैसे ही महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभी रणजीत सिंह डिसाले की बात की थी अपन ने, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया था, ठीक है। QR कोड भी लगा दिया, आज अपन फ्री में पढ़ सकते हैं, क्या मोबाइल में अपना ऐप लॉन्च करके NCERT कंप्लीट बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करिएगा अगर NCERT की बुक्स आपको पूरी कंप्लीट पढ़नी है तो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। चलिए आगे बात करते हैं। करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक बनेंगे। कौन, करीम खान जी, कौन बनेंगे, करीम खान, कौन, किसके, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक बनेंगे। ब्रिटेन के पूर्व वकील
कहाँ के? ये करीम खान जी, ब्रिटेन के। ब्रिटेन के पूर्व वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में 16 जून 2021 को शपथ ग्रहण किए। उन्होंने इस पद पे गाम्बिया के फतो बेंसोदा का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? इन्होंने फतो बेंसोदा का स्थान लिया है, जिनका 9 वर्ष का कार्यकाल 15 जून 2021 को समाप्त हो गया था। 51 वर्षीय अंग्रेज वकील खान मतलब करीम खान की बात है, खान को अभियोजक, अन्वेषक और बचाव पक्ष के वकील के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में वर्षों का अनुभव है। ठीक है, इनकी एज कितनी है भाई? 51 साल के, मात्र 51 साल के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के, इसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपका इकोनॉमिक है ना, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक आएगा, प्री में भी है, मेंस में भी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में बैंक वाला जो चैप्टर है ना आपका, ठीक है, नीति शास्त्र में बैंक वाला आता है ना, वो आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है? तो बात करते हैं, ये एक स्थायी न्यायिक निकाय है। कौन सी? स्थायी न्यायिक निकाय है। पहले भी मैंने आपको बताया था, मुख्य सूचना आयुक्त की मैंने बात बताई थी, वो क्या था? अर्ध स्वायत्त संस्थान थी जो भारत की थी। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया है आपराधिक न्यायालय क्या है? एक स्थायी न्यायिक निकाय है, जिसका सृजन कब हुआ था? 1998 के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर रोम संविधि द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रोम संविधि के द्वारा किया गया था। संचालन 1 जुलाई 2002 से हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैंग, नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? हैंग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके सदस्य कितने हैं? 123 देश इसके सदस्य हैं। कामकाजी भाषाओं की बात की, आपको पता अंग्रेजी तो होनी है, और दूसरी कौन सी है? फ्रेंच भी है। काश की अगर हिंदी भी होती तो अपन भी चलते हैं ना। तो कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच है। आधिकारिक भाषाओं की बात की जाए तो कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। ठीक है, कौन सी? स्पेनिश है। अब आपको इतना याद रखना है, जो आपराधिक ब्यूरो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इसके टोटल सदस्य कितने देश है? तो 123 सदस्य हैं। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी, लेकिन संचालन जुलाई 2002 से हुआ था, जिसका मुख्यालय हैंग, नीदरलैंड में है। जो आधिकारिक कामकाजी भाषा है, जिसमें इसका डॉक्यूमेंट तैयार होती है, वो अंग्रेजी और फ्रेंच में होती है, लेकिन आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। आ गई भाई लेडीज, इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। रेबेका ग्रीन्सपर अनटार्ड की नई महासचिव बनेगी। किसकी? अंकटाड की नई सचिव बनेगी। किसकी? अंकटाड की नई सचिव बनेगी। अब ये अंकटाड होता है क्या, मैं अभी आपको बता देती हूँ पूरा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD अंकटाड के महासचिव के रूप में कोस्टा रिकान की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिस्पर को नियुक्त किया गया। किसको? रेबेका को किसमें नियुक्त किया गया? ध्यान रखिएगा, किसकी महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ध्यान, अंकटाड की नई महासचिव नियुक्त किया गया है, जिनकी नियुक्ति को मंजूरी जून 2021 में दी गई। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा एंटोनियो गुटारेस द्वारा महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? ध्यान रखिए, एंटोनियो गुटारेस है। कौन है? एंटोनियो गुटारेस है। उन्होंने इनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं, इस पद पर 4 साल के लिए पद ग्रहण करेगी। यह कितने साल के लिए? 4 साल के लिए पद ग्रहण करेंगी। वह अंकटाड की अध्यक्षता करने वाली पहली और मध्य अमेरिका की होगी। ठीक है, ग्रिप्सन इस पद पर इसाबेल ड्यूरेटा के स्थान लेगी। 15 फरवरी 2021 में कार्यवाहक महासचिव के रूप में कार्यरत रहने वाली है। चलिए आगे बात कर ले, ये हत्ती क्या है, अंकटाड है क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अंकटाड के बारे में। बात करते हैं अंकटाड क्या होती है। तो चलिए बात करते हैं 1 मिनट, थोड़ा सा ये फोक्स पड़ रहा है शायद ना। चलिए मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर देती हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा क्योंकि यहाँ फोक्स पड़ रहा है लाइट का बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलिए बात करते हैं व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अनटाड 30 दिसंबर 1964 में स्थापित। कब स्थापना हुई थी? 30 दिसंबर 1964 को व्यापार और विकास पर संयुक्त सम्मेलन
विकासशील देशों के लिए उनके अनुकूल उन एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। यह एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट बात की जाए तो व्यापार और विकास रिपोर्ट करता है, विश्व निवेश रिपोर्ट करता है, न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, सूचना और अर्थव्यवस्था रिपोर्ट करता है, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, वस्तु और विकास रिपोर्ट करता है। अब देखो ये कहानी में याद क्या रखना है, इसका सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1964 को हुआ था। इसका तो देखो इसका जो आपको याद क्या रखना है, अनकैड की बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1964 को हुआ था। इसका ये कैसे संस्थान है, ध्यान रखिएगा, ये एक स्थायी और अंतर सहकारी निकाय है जिसके मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये कौन कौन से रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो आपको ध्यान रखना, व्यापार और विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, न्यूनतम विकास देशों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है, विकसित देशों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट करता है, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट करता है, वस्तु और विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब लास्ट जो आपके पास बची है वो कौन सी? एक और नियुक्ति बच चुकी है जिसको आपको याद रखना है, कौन सी है? उखना सुखेलेस मंगोलिया के राष्ट्रपति बना है। उखना जी को किसके भाई? मंगोलिया के नए राष्ट्रपति चुना गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास पूरी कंप्लीट नियुक्तियां हो चुकी है। इसके अलावा 1 महीने का कंप्लीट में आपको आगे जो पूरे दिन है, जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगी। तो आप प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा वो क्लास, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1000 स्टूडेंट तक आपको इस क्लास को पहुंचाना है। कम से कम 1000 स्टूडेंट इसको लाइक करना, अपना टारगेट ये है। ठीक है, अगला वीडियो आपके लाइक पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कंप्लीट आपकी जो ट्रिक है वो मैं उसी पे बताऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे, और अपनी तैयारी बेटर से बेटर करते रहिएगा। क्रोनोलॉजी जो है मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन डिपेंड करेगा आपके व्यूज पर और आपके लाइक्स पर। ठीक है, कमेंट करिएगा कैसी लगी क्लास। तब तक के लिए थैंक यू।